हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम एमए प्रीवियस के स्टूडेंट से चर्चा करेंगे। एमए प्रीवियस की जो प्रवेश प्रक्रिया है वो लगभग समाप्ति की ओर है। आपका जो समय है वो ख़राब नहीं हो, उसको ध्यान में रखते हुए हमने आपका अध्यापन कार्य शुरू कराने का निर्णय लिया है। आपके जो एमए प्रीवियस है उसकी 2021 राजस्थान विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम अनुसार है। वो आपके एमए प्रीवियस में 4 पेपर होंगे, जिसमें प्रथम पेपर है वो थ्योरीज मेथड्स इन विजन ऑफ हिस्ट्री का है। इस पेपर का अध्यापन है वो डॉक्टर नीलिमा शर्मा है, वो करवाएंगी। और इसके लिए आप इतिहास का स्वरूप और सिद्धांत गोविंदचंद पांडे, ईएचकार आदि की पुस्तकें हैं, उनका अध्ययन कर सकते हैं। और इस विषय में विस्तार से है वो डॉक्टर नीलिमा शर्मा है, वो आपको बताएंगी। सेकंड पेपर है वो मेन कंटेंट्स ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री अप टू 19 एडी तक है। डॉक्टर राजेश्वरी राठौड़ हैं, वो इस पेपर को डील करेंगी। इसके लिए आप जेएनएन माथुर की किताब है वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा विस्तार से इस पेपर के विषय में डॉक्टर राजेश्वरी राठौड़ है, वो बताएंगे। जबकि थर्ड पेपर है वो 20th सेंचुरी वर्ल्ड है, वो 1900 से 2000 ईस्वी तक का काल है, वो इसमें आता है। और डॉक्टर अभिलाषा जेमन है, इस पेपर को डील करेंगे। फोर्थ पेपर है वो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री अर्लीस्ट टाइम टू 200 BC है। इसका अध्यापन है वो मैं आपको करवाऊँगा। तो ये 4 पेपर आपके एग्जामिनेशन में हैं। इन 4 पेपरों का अध्ययन आपको वर्ष पर्यंत है वो करना है। जहाँ तक फोर्थ पेपर का प्रश्न है जिसका अध्यापन है मैं करवाऊँगा, हम इसके विषय में चर्चा करेंगे। तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की जहाँ तक बुक्स की बात है, इसमें आपका प्रारंभिक काल से लेकर के 200 BC अर्थात मौर्य साम्राज्य की पतन तक का काल है वो आता है। 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त है, उसकी उसी के सेनापति है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा वो हत्या कर दी जाती है और एक नए वंश की डायनेस्टी की स्थापना की जाती है, जिसको शुंग डायनेस्टी कहते हैं। तो उससे पहले का जो काल है और प्रारंभ से लेकर के बिगिनिंग से और 200 ईसा पूर्व तक का जो काल है उसका अध्ययन हम इस पेपर के अंदर है वो करेंगे। जहाँ तक इस पेपर के सिलेबस का प्रश्न है, इसकी चर्चा करने से पूर्व यदि हम इस पेपर की पुस्तकों के बारे में देखें तो हम समय समय पर इस पेपर से संबंधित पुस्तक है, रेफरेंस बुक्स है, वो जिस टॉपिक का हम अध्ययन करेंगे उसके साथ ही उससे संबंधित पुस्तक है, रेफरेंस बुक है, उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन आप 1-2 पुस्तक है वो खरीद सकते हैं या ले सकते हैं, जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है वो विमलचंद पांडे का एंशिएंट इंडिया है। इसके 2 वॉल्यूम हैं, जिसका फर्स्ट वॉल्यूम है वो आपके सिलेबस से संबंधित है। इसके अलावा रामशरण शर्मा की जो किताब है, जिसका मैंने इस पेपर के थंबनेल में भी है वो इसका पिक्चर दिया है, प्राचीन भारत का परिचय रामशरण शर्मा। इसकी बहुत सी बुक है रामशरण शर्मा साहब की है, तो आप इस पेपर के लिए रामशरण शर्मा है उसका अध्ययन है वो कर सकते हैं। बाकी की जो किताबें हैं, पुस्तकें हैं, उसके विषय में हम भिन्न भिन्न टॉपिक्स हैं अध्ययन करेंगे, उस समय हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो पेपर है फोर्थ पेपर है, इसमें 3 सेक्शन हैं। इसका जो प्रथम सेक्शन है उसमें सर्वप्रथम जो इस विषय से संबंधित जो जानकारी है उसके स्रोत क्या हैं उसके विषय में हम अध्ययन करेंगे कि 200 BC से प्रारंभ से लेकर के 200 BC तक प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं
उसके विषय में चर्चा करेंगे। इसके पश्चात जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय इतिहास को प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री 3 भागों में डिवाइड करते हैं, जिसमें प्री हिस्ट्री है उसमें भी है वो पैलियोलिथिक है, मीसोलिथिक और न्यूलिथिक है, एज के अंदर हमें डिवाइड करते हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल है। तो हम इन तीनों काल के विषय में भारतीय इतिहास के संदर्भ में पैलियोलिथिक एज, भारतीय इतिहास के संदर्भ में मीसोलिथिक कल्चर और रॉक आर्ट है, और उसके विषय में चर्चा करेंगे। और भारतीय इतिहास के अंदर है वो जो कृषि का प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार मनुष्य के जीवन में जो क्रांतिकारी परिवर्तन आता है, जिसको न्यूलिथिक रिवोल्यूशन कहते हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। और साथ ही हम जो न्यूलिथिक जो सेंटर हैं उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। इसके पश्चात जब मनुष्य को धातु का ज्ञान हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जो ताम्र पाषाणकालीन जो संस्कृतियां हैं, जिसको ग्रामीण संस्कृतियां कहते हैं, उसका उदय होता है, उसकी हम चर्चा करेंगे। ताम्र पाषाण संस्कृतियों के साथ साथ तांबे के आविष्कार के साथ साथ कुछ स्थानों पर है वो, जैसे सतसंध प्रदेश के जो लोग हैं उन्होंने एक प्रकार से कांसे का प्रयोग करना भी प्रारंभ कर दिया था, और वो ग्रामीण न रह करके वो वहाँ के लोग हैं वो नगरीय सभ्यता में परिवर्तित हो जाते हैं। तो हम इसमें इंडस वैली, जो इंडस सरस्वती जो सिविलाइजेशन है, उसका ओरिजिन किस तरह से हुआ, उनका विस्तार क्या था, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी, टाउन प्लानिंग क्या था, जो एग्रीरियन बेस के बारे में हम चर्चा करेंगे। इकोनॉमिक क्राफ्ट जो स्पेशलाइजेशन है, ट्रेड एंड कॉमर्स है, व्यापार वाणिज्य है, रिलीजन जो रिलीजियस बिलीफ्स है, धार्मिक विश्वास हैं, जो परंपराएं हैं, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। और इसके पश्चात हम ये चर्चा करेंगे कि इतनी बड़ी जो नगरीय सभ्यता थी, जिसको सिंधु सरस्वती सभ्यता, जिसको प्रोटोस्टोरिक कल्चर जिसको कहा जाता है, सिविलाइजेशन कहा जाता है, उसके विषय के अंदर उसका जो पतन कैसे हुआ, हड़प्पन कल्चर का, उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट यूनिट के अंदर हम पैलियोलिथिक एज से लेकर के है वो हड़प्पन कल्चर तक का है, वो जो विशेष रूप से है, ये 2 टॉपिक का प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री है, उसका अध्ययन हम करेंगे। जबकि सेकेंड यूनिट में हम जब चलते हैं तो उसमें हम वैदिक लिटरेचर है उसके विषय में चर्चा करेंगे, कि प्राचीन भारत का जो इतिहास है वो वैदिक काल से प्रारंभ होता है एक प्रकार से, क्योंकि जो वैदिक लिटरेचर, साहित्यिक लिटरेचर है, सबसे प्राचीन वैदिक लिटरेचर है वो ऋग्वेद वो मिलता है हमें। तो वैदिक लिटरेचर को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, अर्ली वैदिक कल्चर और लेटर वैदिक कल्चर है। तो सर्वप्रथम अर्ली वैदिक कल्चर की जो राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, सोसाइटी क्या थी, इकोनॉमी क्या थी और रिलीजियस बिलीफ क्या थे, उसकी चर्चा करेंगे। और उत्तर वैदिक काल के अंदर है वो राजनीति जो सामाजिक संरचना है और रिलीजन है उसमें क्या चेंज आते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। इसके पश्चात हम जो 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 वैदिक सरस्वती जो रिवर है और उसकी जो प्रामाणिकता है, उसके विषय के अंदर है वो चर्चा करेंगे कि किस तरह से उसके मार्ग का पता कर लिया गया और किस प्रकार से वो अंदर बहती सरस्वती नदी है। फिर इसके बाद में हम आयरन जो एज कल्चर है उसकी हम चर्चा करेंगे। पेंटेड ग्रे वेयर जो पोट्री है, और जो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड जो वेयर है, NBP है, PGW है, उसकी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा दक्षिण भारत के अंदर जो मेगालिथ इस काल के अंदर हुए थे, मेगालिथिक कल्चर है वो महापाषाण संस्कृति है, उसकी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हम इमरजेंस ऑफ जो जनपदों का उदय है और जनपद किस तरह से महाजनपद काल में चले जाते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से जो 400 ईस्वी तक का जो काल है, अर्थात जो मौर्य काल जो से पहले का जो काल है, ये उसके अध्ययन है उसके अंदर हम करेंगे। और गणतांत्रिक जो स्टेट्स है उसकी चर्चा करेंगे। मगध का किस तरह से उदय हुआ, हर्यक वंश है, शिशुनाग वंश है और नंदों तक है, किस तरह से उदय होता है, उसकी हम चर्चा करेंगे। इसके पश्चात भारत का सबसे विशालतम साम्राज्य है जो मौर्यन एम्पायर है, उसकी हम चर्चा करेंगे। 3rd यूनिट के अंदर है मौर्यन एम्पायर की जो सोर्सेज है, उसका इतिहास लेखन है, और एक तरह से जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र है उसकी ऑथेंटिसिटी है, उसके विषय में चर्चा करेंगे। और मौर्य शासक चंद्रगुप्त प्रथम है, उसकी चर्चा करेंगे। उसका जो प्रारंभिक जीवन क्या था और किस तरह से मौर्य साम्राज्य का जो विस्तार होता है, और किस तरह से मौर्य शासक बिंदुसार के पश्चात अशोक है वो शासक बनता है, किस प्रकार वो एक तरह से कलिंग युद्ध के पश्चात है वो किस प्रकार वो बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है। तो अशोक का धर्म क्या था, उसका नेचर क्या था, उसकी विशेषताएं क्या थी, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, किस प्रकार उस धर्म ने अशोक को महान बना दिया,
उसकी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा मौर्यन स्टेट का नेचर क्या था, उसका एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिसी क्या थी, ऑर्गेनाइजेशन क्या था, और एक तरह से मौर्य साम्राज्य का डिक्लाइन कैसे होता है, मौर्य सोसाइटी कैसी थी, इकोनॉमी कैसी थी, और एक तरह से मौर्य काल में जो कला स्थापत्य कला का विकास कैसे होता है, और इतना जो विशाल साम्राज्य जो मौर्य साम्राज्य था उसका पतन किस तरह से होता है, उसकी चर्चा हम करेंगे। तो हम संक्षेप में कह सकते हैं कि जो आपका ये जो एंशिएंट इंडिया है, उस एंशिएंट इंडिया है वो, उसमें हम एक प्रकार से एंशिएंट इंडिया को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। तो एक प्रकार से ये है कि जो ऋग्वेदिक वैदिक काल है और 6th सेंचुरी BC है और मौर्यन एज है, यहाँ तक का जो काल है वो हम ये कह सकते हैं कि ये मनी इकोनॉमी का काल था। अर्थात इस काल के अंदर है वो एक तरह से हम देखते हैं कि जो एक प्रकार से जो अर्थव्यवस्था का जो आधार था वो जो मनी था, और एक तरह से मुद्रा प्रणाली है वो विकसित रूप के अंदर होती है, और जो राजस्व है वो एक तरह से मनी के रूप में, एक मुद्रा के रूप में है वो वसूल किया जाता था, नगल वसूल किया जाता था। अपने जो अधिकारी कर्मचारी उनको भी मुद्रा के रूप के अंदर है वो सैलरी है वो दी जाती थी। जबकि पोस्ट मौर्यन काल से लेकर के यदि राजपूत काल तक का काल हम कहते हैं, जिसके विषय में अब अध्ययन है, वो एक प्रकार से उत्तरी जो फाइनल ईयर में करेंगे, तो वो एक तरह से जिसको फ्यूडल इकोनॉमी कहा जाता है, वो पीरियड है वो हम जो सेकंड फेज है फाइनल ईयर के अंदर प्राचीन भारत को हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। तो इसका जो प्रथम पार्ट है, जो हम बिमलचंद पांडे नामक पुस्तक को यदि आप देखेंगे तो उसमें आपको है वो ये जो मनी इकोनॉमी है उसके बारे के अंदर है, जो मनी इकोनॉमी का जो काल है जिसमें वैदिक काल है, और जो बौद्ध काल या 6th सेंचुरी BC है जिसको कई सूत्र काल भी कहते हैं, और मौर्यन पीरियड तक का जो काल है वो लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो मौर्यन पीरियड है वहाँ तक का काल हम अध्ययन करते हैं। और मौर्य काल को जैसे हम जानते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास का सबसे विस्तृत और सबसे बड़ा साम्राज्य है वो मौर्य काल के को जाना जाता है। और मौर्य काल वो इतना बड़ा था कि उसके लिए मुगल तड़पते थे और अंग्रेज आहीं बढ़ते रहे। तो वो इतना विशाल साम्राज्य, तो एक विशालता की दृष्टि से मौर्य साम्राज्य महत्वपूर्ण था। विशालता के साथ साथ इस काल के अंदर है वो जो एक प्रकार से हमें एक निश्चित तिथिक्रम दिखाई देता है, और निश्चित तिथिक्रम के साथ साथ इस काल के अंदर हमें जो चंद्रगुप्त मौर्य है या इसके मौर्यकालीन जो शासक उसकी ऑथेंटिसिटी है हमें दिखाई देती है, एक ऐतिहासिकता दिखाई देती है। इस काल के जो जानकारी के जो साधन हैं वो स्रोत है वो काफ़ी हद तक हमें मिलते हैं, जबकि इससे पहले है हमें निश्चित तिथिक्रम नहीं दिखाई देता, और ऐतिहासिक जो शासक हैं उसकी प्रमाणिकता के विषय में ज़्यादा स्रोत नहीं मिलते हैं। लेकिन मौर्य काल के अंदर स्रोतों का भंडार हमें मिलता है। कोटेकेले अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका, अशोक के अभिलेख वगैरह से हमें इस काल के विषय में प्रभुत जो स्रोत है वो हमें मिलते हैं। इसके साथ ही मौर्य काल की विशेषता ये भी है कि इसके साथ है वो एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो स्थापित होते हैं, और राजदूतों की जो परंपरा है, किस प्रकार सेलुकस अपना राजदूत मेगास्थनीज भेजता है, मेगास्थनीज किस प्रकार है, वो एक प्रकार से हम कहें कि एक तरह से जो उसके बाद में जो विदेशी संबंध है वो किस प्रकार है, वो दूसरे देशों के साथ है वो इंटरनेशनल रिलेशन किस तरह से स्थापित होते हैं, उसकी परंपरा प्रारंभ हो जाती है। और सबसे पहले जो एक तरह से चंद्रगुप्त मौर्य है, मौर्य शासक था, उसको किसी विदेशी शक्ति को जो हराने का जो श्रेय वो प्राप्त होता है, और किस प्रकार वो सेलुकस को पराजित कर देता है और उसकी पुत्री हेलेना के साथ है वो विवाह कर लेता है। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह है वो भी है वो मौर्य काल के अंदर है, चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विवाह प्रारंभ है वो चंद्रगुप्त मौर्य के काल से प्रारंभ होते हैं। तो इस तरह से मौर्य काल है वो विशालता की दृष्टि से, विकसित अधिकारी तंत्र की दृष्टि से, किस तरह से राज्य का नियंत्रण था अधिकारियों पे है वो हमें दिखाई देता है, और किस प्रकार एक प्रकार से जो 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 यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो एक प्रकार से समृद्ध होती हुई दिखाई देती है। व्यापार वाणिज्य है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें बहुत बड़ी तब्दीली है वो हमें दिखाई देती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम इस पेपर के अंतर्गत है वो हम जो वैदिक काल से पहले का जो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक जो कल्चर है उसके विषय में हम चर्चा करेंगे, और आदि इतिहास के रूप में सिंधु सरस्वती सभ्यता के विषय में चर्चा करेंगे, और उसके बाद में जो सेकंड यूनिट है उसमें हम वैदिक काल के विषय में चर्चा करेंगे।
कि वैदिक काल में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन कैसा था, उत्तर वैदिक काल में क्या परिवर्तन आता है। और उसके पश्चात हम एक तरह से जो मौर्य काल है, वो भारतीय इतिहास का जो एक महत्वपूर्ण साम्राज्य था, जिसकी जो विशालता है, वो विशालता भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी विशालता के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। और इसके विशालता के लिए ये कहा जाता है कि इतना विशाल साम्राज्य था जिसके लिए मुगल तड़पते रहे, अंग्रेज आए बढ़ते रहे, स्मिथ तो यहाँ तक कहता है। तो इस विशाल साम्राज्य के विषय के अंदर है तक का जो काल है, वो आप इस पेपर के अंदर है वो इसको अब हम डील करेंगे। तो अगले व्याख्यान के अंदर है हम इसके जो विभिन्न टॉपिक्स है उसकी चर्चा करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।